हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी कि एसएससी के जनरल अवेयरनेस के हम 20 क्वेश्चन डेली के डेली अटेम्प्ट करेंगे, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस को पसंद करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी इनमें से कमी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलो देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी जीके है जो हमारे पेपर में आ सकती है और प्रीवियसली जो आई हुई है वो मेंशन की गई है हर एक क्वेश्चन के नीचे। आप देख सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ साथ करेंगे। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। फेडरल स्ट्रक्चर, पहले तो आप इस टर्म को समझे कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। फेडरल होता है कि हमने जो हमारी पावर्स है उनको हमने बांट दिया है, ठीक है। और जो यूनियन होता है, जैसे कि सारी की सारी एक पावर सेंटर पर एकत्रित है, उसे हम कहते हैं कि जैसे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा इंडिया में, उसे हम यूनियन कहते हैं। और जो फेडरल होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि स्टेट के पास अलग पावर है और सेंटर के पास अलग पावर है। ये जो स्ट्रक्चर थी, सबसे पहले कहाँ से, किस एक्ट से हम जो इंस्पायर हुए कि ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट ऑप्शन है एक्ट ऑफ 1909, सेकंड एक्ट ऑफ 1919, थर्ड एक्ट ऑफ 1935, फोर्थ एक्ट ऑफ 1947। आप टाइम ले सकते हैं, इसका क्या आंसर है। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज, होप सो आपने गैस लगा लिया होगा, एक्ट ऑफ 1935। आप ये हमेशा याद रखें, जो 1935 का एक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमने बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन ली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। और इसमें हमने और क्या क्या लिखा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, जो एक्ट 1935 में, और क्या एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हम लेना चाहें तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और इन्होंने बताया था कि हमें क्या करना है, अचीव करना है प्रोविजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि हमारे जो राज्य है यहाँ पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए। और इसके बारे में बात की गई है, सेफ गार्डिंग मिनोरिटी इंटरेस्ट थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। कहते हैं कि जो मिनोरिटीज हैं, हमने उनका जो राइट्स हैं उनको हमने सेव करना है, कि उनके लिए भी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार होना चाहिए वो भी एक समान है हमारे लिए। ये दो तीन पॉइंट है जो 1935 में इम्पोर्टेंट है और फेडरल स्ट्रक्चर हमें इसी से लिया गया है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से हमने सबसे ज्यादा पावर्स लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, सेकंड यूएस से, थर्ड ईरिश से, फोर्थ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक्ट था 1935। बता सकते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से आंसर है करेक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने यहाँ से सभी से कुछ ना कुछ तो लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इनके जो इनकी खासियत है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख डाली और इम्प्लीमेंट भी की। और सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ही किया। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनमें से हमने क्या क्या लिया, फेडरल स्कीम ली है और सो ऑन। अगर हम कुछ एडिशनल बोले तो ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में इसमें जो हमने लिया है कि हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर कैसा होना चाहिए, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी की पावर कैसी होनी चाहिए, एमरजेंसी पावर्स कैसी होनी चाहिए। ये तो बात हुई कि 1935 में क्या है। अगर हम बात करना चाहिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या सीखा, वहां से क्या क्या लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में सीखा, सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से हमने लिया है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो एक्सेस जो जो खासियत है वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन की है, दैट इज ब्रिटिश की है। और सेकंड वन इज यूएसए से हमने क्या लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
और हमें इरिश से क्या लिया है, डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होने चाहिए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट कैसी होनी चाहिए, ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता डाले। और नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसे दर्शाता है, कि वो कैसे डिस्क्राइब करता है, कि क्या है इसकी खासियत। फर्स्ट वन इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये एक फेडरेशन है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की। सेकेंड वन इज यूनियन ऑफ स्टेट्स है। थर्ड भारतवर्ष है। फोर्थ फेडरेटेड नेशन है। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ओनली यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको दर्शाता है, डिस्क्राइब इंडिया कैसे करता है, कि जो स्टेट्स है वो सारी एकत्रित होकर सेंटर पर एकाग्रित है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, एकजुट होकर काम करती हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन इज दिस सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, जो जुडिशियल रिव्यू है ना, कि सुप्रीम कोर्ट देखा रेखी करेगी हमारे जो राइट्स हैं, अगर हम उनके वहाँ पर अपील कर सकते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, हमने कहाँ से ये लिया है। फर्स्ट वन इज इंडिया, जर्मनी, रशिया, यूएसए, और इसकी राइट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ वन, दैट इज यूएसए। यूएसए से हमने लिया है कि जो जुडिशियल रिव्यू हैं ऐसे होने चाहिए, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू होना ही चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू का असल में मतलब क्या है, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू। अगर कोई लेजिस्लेशन में कुछ काम करते हैं और उनको एग्जीक्यूट जो करते हैं एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में का रिव्यू जुडिशरी अपने पास रख सकती है। फिफ्थ वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका क्या मतलब होता है, डिटेंशन फॉर इंटेरोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंटेरोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, डिटेंशन फॉर कॉग्निजिव ऑफेंस। और इसका राइट ऑप्शन आंसर है दैट इज डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर आपने असल में मतलब डीपली जानना है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन ए पर्सन, गवर्नमेंट क्या कर सकती, किसी को पर्सन को जेल में डाल सकती है विदाउट ए क्रिमिनल चार्ज। हो सकता है कि उसके अगेंस्ट नहीं अपील की गई है, लेकिन उसे गवर्नमेंट को है कि ये जो इनकी इसकी इस व्यक्ति की इंडिपेंडेंस है वो कि कहीं ना कहीं जो हमारे के देश है, नेशन की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को हार्म करेगा। ये सभी जगह नहीं लगता है, अंडर कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पर ये वाला लगाया जाता है रूल, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है कि विदाउट किसी वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं उसको, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम जेल में डाल सकते हैं। वट इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बेसिस फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बनानी है, इसका हमने कहाँ से लिया कि ऐसी होनी चाहिए हमारी। फर्स्ट वन इज रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमने लिया है। सेकंड वन इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से। थर्ड वन इज इंडियन इंडिपेंडेंस से लिया है। फोर्थ वन इज रेजोल्यूशन फॉर प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेशन फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया, और इसकी राइट ऑप्शन है दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से हमने ये लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसी होनी चाहिए। सेवंथ हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में है कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजंस ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि प्रोविजंस फेडरेशन हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, यूएसए से, यूके से, कनाडा से या स्विट्जरलैंड से। और इसका राइट आंसर है दैट इज थर्ड वन, कनाडा। फ्रॉम कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया बोरोड ए क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, दैट इज थोड़ा सा फेडरल, ज़्यादा यूनियन होना चाहिए। ये हमने कहाँ से लिया है, दैट इज कनाडा से। Who among the following was not a member of Constituent Assembly in July
1946 में। जो निम्नलिखित हैं इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था जुलाई 1956 में, उस असेंबली में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? फर्स्ट वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड के एम मुंशी, थर्ड महात्मा गांधी, फोर्थ इज अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर है दैट इज महात्मा गांधी जी। जी ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं ली थी, और इनके अलावा और भी आपको नाम याद रखने होंगे, दैट इज कौन कौन थे? पंडित जवाहर नेहरू भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सो ऑन बहुत सारे थे। और हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग का काम कॉन्स्टिट्यूशन का किसको दिया गया था? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको दिया गया था काम। इनके अलावा 6 और मेंबर्स भी थे जो इनकी टीम में थे। 10th क्वेश्चन इज इंडिया इज ए रिपब्लिक। हम कहते हैं कि हमारा इंडिया रिपब्लिक नेशन है, क्यों बोलते हैं? आखिर ये रिपब्लिक का मतलब क्या है? और इन ऑप्शंस के आधार पर आप बताएं। फर्स्ट वन इज इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, कंट्री डेमोक्रेटिक है तभी से रिपब्लिक कहते हैं। सेकेंड वन इज इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर, तभी से रिपब्लिक कहते हैं। थर्ड वन इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर डेफिनेट पीरियड, इसके कारण हम कहते हैं कि जो हमारा हेड है वो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो इलेक्ट किया जाता है, तभी हम रिपब्लिक कहते हैं। फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, आप बता सकते हैं? असल में जो रिपब्लिक है उसका मतलब आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो रिपब्लिक होता है उसे हम कहते हैं कि हमने एक हेड को इलेक्ट किया है, जो इलेक्ट किया हमारी ही जनता इलेक्ट कर रही है, जैसे कि इलेक्शंस हुए हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जो ये प्रॉपर्टी है इसी के कारण हमें कहते हैं कि जो हमारा नेशन है वो रिपब्लिक है। 11th क्वेश्चन इज हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? एडवाइजर कौन था? और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वन इज सर बी एन राव। बी एन राव थे जो एडवाइजर थे, और बी एन राव का फुल नेम है बेनिगल नारसिंह राव, जो एक इंडियन ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जर्नलिस्ट थे, डिप्लोमेट भी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी? जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनमें से कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? अगर हम जानना चाहें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है कि पीपल वोट करते हैं ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव। जैसे कोई भी पॉलिसी है कि मान लो कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ओपनली जनता से मांगते हैं कि होना चाहिए या नहीं, जनता अपना अधिकार बताती है कि यस और नो में बात करती है। ओपनली डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट करती है किसी की पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग में, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? दैट इज फोर्थ वन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पर की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम किसी व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑन द बिहाफ क्या है डिसीजन ले सके। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्राइब इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म संपन्न? ये जो स्लोगन है उस जब ये लिया गया था, किसने लिया था? ये स्लोगन था महात्मा गांधी जी का। उस टाइम पर हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर एस राधे कृष्ण। और 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? जो लिखित रूप में इनमें से कौन सी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? दैट इज यूके। ये यूनाइटेड किंगडम है, इनका लिखित में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 15th इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन? कॉन्स्टिट्यूशन कब इंडिया का अडॉप्ट किया गया? दैट इज 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना था ये हमने अडॉप्ट किया था, और इसको इम्प्लीमेंट जो केम इनटू इफेक्ट कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ये डेट से अलग अलग करके याद रखनी होगी आपको। और हमने जनवरी ही क्यों लिया, 26 जनवरी? इसके पीछे एक कहानी है जो पूर्ण स्वराज की बारे, जो हमने 1930 में सपना लिया था कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उसकी रिगार्डिंग है पूर्ण स्वराज। 60 number question is which of the following is the feature of both Indian Federation and American Federation? जो
कॉमन है इंडियन फेडरेशन में भी, अमेरिकन फेडरेशन में भी। कौन सा ऐसे ये प्रॉपर्टी है? फर्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप, सेकंड इज ड्यूल जुडिशरी, थर्ड वन इज थ्री टायर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ एंड फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू द इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया? दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। एटीन नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन था प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का? करेक्ट आंसर है दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, अगर एक बार स्पीकर बन गए तो हमेशा के लिए स्पीकर होगा। ये इसका मतलब क्या है कि पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। यहाँ कहाँ पर होता है ये? यहाँ यूके में होता है। इसका मतलब है कि अगर एक बार आप बन जाते हैं स्पीकर तो आपकी मर्जी है कि आप अगर नया जो गवर्नमेंट आती है तब तक भी आप स्पीकर रह सकते हैं, री इलेक्ट भी हो सकते हैं। इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट के लिए अलग अलग स्पीकर चूज नहीं होते हैं। फिफ्थ वन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन। इंडियन पिनल कोड कब ऑपरेशन में आया था? दैट इज फोर्थ वन ना 1862। जो हमारा इंडियन क्रिमिनल कोड है दैट इज मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, जो ड्राफ्ट हुआ था ना 1860 में, और लेकिन इफेक्ट कम इन इफेक्ट कब आया? 1862। होप सो आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। इसी की तरह आप नेक्स्ट वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे रिकमेंड करें कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। और थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द सेशन।